नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। 2024 की ओर बढ़ते हुए, चुनाव की ओर जाते हुए, यूं तो हर राज्य हर गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बड़ा राज्य जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी है, वहाँ जो पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, जो साथी थे वो बिछड़ गए, वो दूसरी ओर चले गए हैं, वो राज्य है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है खास करके एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए? आप ये समझिए कि 48 में से 41 सीटें 2019 में गठबंधन जीता था, तब उद्धव ठाकरे साथ थे। खैर, उसके बाद बहुत पानी बह चुका गंगा में। लेकिन अब जो नए साथी आए हैं, क्या उनके साथ महाराष्ट्र दोहराया जा सकता है? और महाराष्ट्र दोहराना ही पड़ेगा अगर 2019 दोहराना है तो देश की राजनीति पर और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मुंबई से आती हैं पूनम महाजन जी। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम लोग जी रहे हैं, गठबंधन भी बन रहे हैं और अभी तो एक नया गठबंधन हमारे सामने बना है, 26 पार्टियों वाला इंडिया। उस पर आपसे ज़रूर आपकी राय लेनी है। लेकिन पहला सवाल यह, आप अपनी पार्टी का पक्ष बड़ी कॉन्फिडेंटली रखती हैं। 9 साल सरकार चलाने के बाद कोई भी नेता, कोई भी गठबंधन, कोई भी सरकार, उसके पीछे एक एंटी इनकम्बेंसी ना सही, लेकिन कम से कम ये तो दिखता है कि क्या वादा किया था, क्या हुआ, कितना काम हुआ। उस लिहाज से आपकी पार्टी का जो आत्मविश्वास दिखाई देता है, कहीं ज्यादा तो नहीं, अति विश्वास तो नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उसको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस ये पार्टी का नहीं है, ये जनता के प्यार का है। और आपने एंटी इनकम्बेंसी कहा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इट्स प्रो इनकम्बेंसी। जहाँ कहाँ हम छोटे छोटे कार्यकर्ता जनता में जाते हैं, छोटी छोटी बातों में 9 साल में क्या हुआ, क्या बोला, क्या नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने ये बोला था पूनम और ये नहीं हुआ मोदी जी ने। उन्होंने कहा, वाह, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुझे घर मिल जाएगा। वाह, मैंने सोचा नहीं था कि अनाज मेरे घर तक पहुँच जाएगा। वाह, मैंने सोचा नहीं था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक स्टूडेंट हो या महिला गरीब हो, जो विधवा हो या कोई हमारे आर्मी पर्सनल हो, उनको उनकी पेंशन मिल जाएगी। ऐसी अनगिनत चीज़ें जो वादे करके बहुत लोग देखते थे, क्योंकि जनता भी कभी कभी शोषित हो जाती है, कभी कभी उनमें भी आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि इतनी पार्टियों ने राज किया और काफ़ी कुछ कहा लेकिन किया नहीं। लेकिन जब मोदी जी को सब देखते हैं, जो बोला वो किया। और हर वो को कहते हैं जहाँ पे हम भूमि पूजन करते हैं, वहाँ की इमारत बना के ही दिखाते हैं। पहले 30-30 साल इमारत नहीं, वहाँ पर ईंट नहीं बनती थी। आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से देखेंगे तो जहाँ पर शुरुआत हुई है, मतलब 2 साल पहले इमारत बनाने की भूमि पूजन कर दिया, वहाँ पे नारियल चढ़ा दिया, 2 साल में वो इमारत तैयार है। तो जनता के लिए वही एक फाउंडेशन स्टोन से लेके वो एक विकास की इमारत हम कर रहे हैं। मुझे लगता है वही आत्मविश्वास जनता हमें देती है, और वो आत्मविश्वास हमें और ज़्यादा काम करने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं हमने 9 साल में फला किया, हम रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं आपने जो हमसे अपेक्षा की थी कि 9 साल में आपने ये बोला है करके दिखाओ, वो हमने ज़रूर किया। 9 साल सरकार चलाने के बाद खास तौर पर जब नेता मंत्री लोग जाते हैं जनता के पास, तो थोड़ा डर भी होता है अंदर कि भाई कैसे लोग लेंगे। आप लोग जाते हैं, आप जाती हैं पूरे कॉन्फिडेंस से जाती हैं? बहुत प्यार, कॉन्फिडेंस नहीं, मैं बहुत हम्बलनेस से जाती हूँ, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। मोदी जी जब भी कभी हमारी एमपीज़ की बैठक लेते हैं, हमसे मिलते हैं और बहुत 1-on-1 जब बात होती तो वो यही कहते हैं कि आप लाखों लोग और करोड़ों लोगों से चुन के आए हैं, जनता ने आप पे विश्वास रखा है। तो जब कथनी और करनी में फ़र्क है, तो भाजपा के संस्कार है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जब नेता खुद जो 24 साल से छुट्टी नहीं ले चुके हैं, जो 24 घंटा जनता के लिए अविरत हर वक्त काम करते हैं, उन प्रधानमंत्री को देख के हम तो कुछ नहीं करते मुझे लगता है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि आने वाले समय में वही नम्रता लेके जनता तक जाए और काम का आत्मविश्वास जरूर रखते हैं। उसी की बात कर रहा हूं जी, सो नम्रता से जाते हैं और काम का आत्मविश्वास और उनका प्यार लेके आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। अभी आपने ये भी कहा कि 60 साल पहले जो वादा किया होगा किसी ने, वो भी आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। मैं खुद हमने इसका प्रेजेंटेशन किया था और युवा अचंभित हुए। मतलब बिहार में ऐसे बड़े बड़े पुल, जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने जहाँ पे जिस पुल का सिर्फ शुरुआत की थी, भूमि पूजन का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, आवंटन पैसे के उस वक्त 30 करोड़ थे, फिर 3000 करोड़ हो गए, लेकिन कभी वहाँ का पुल ही नहीं बना। आज वो पुल बन रहा है, आज नहरों पे पुल बन रहा है, पानी लोगों तक पहुँच रहा है, हर घर जल, जो बहुत सालों तक होना चाहिए था। आदमी रोटी कपड़ा मकान सिर्फ फिल्मों के नाम से ना करते हुए आज 80 करोड़ लोगों तक जब अनाज पहुँचता है नॉन स्टॉप, उनके लिए अनाज पहुंचता है। अनाज कहीं एफसीआई के कोई गोदामों में तो सड़ता नहीं है, या कोई बिचौलियाँ तो ले नहीं जाता है। आज वो बिचौलियों को बंद करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डायरेक्टली आपके घर
सरकार आपके घर, सेवा आपके घर, समर्पण आपके तक, ये करना काम आसान नहीं था 140 करोड़ जनता जब होती एक देश में। लेकिन ये हमारे लिए, मैं सहज नहीं कहूँगी था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी कठिनाई में से भी ये काम सहज रूप से करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, हम बहुत बात आगे डिटेल में करेंगे आपकी सरकार के काम की, 9 साल की, सब कुछ। लेकिन अभी जो ये जिस एक मुद्दे पर पूरा देश उद्वेलित सा है, उस पर आपकी राय मैं चाहता हूँ। मणिपुर में जो कुछ हुआ और वो जो वीडियो हमारे सामने आया 2 महिलाओं के साथ, जो कुछ उसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर विपक्ष बहुत आक्रामक भी है, आपकी सरकार से सवाल पूछे भी जा रहे हैं और मुझे लगता है आपको एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ तक हालात आने दिए, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है, क्योंकि सेंटर में भी आप हैं, स्टेट में भी आप हैं। जो हुआ वो तो खैर हमें दिख ही रहा है। मणिपुर शर्मनाक बात हुई, इसी के लिए मुझे नहीं लगता ये कोई, हम कांग्रेस पार्टी नहीं कि इससे हाथ खड़े कर दें या किसी और को सवाल पूछें। जो उन बेटियों के साथ हुआ, मुझे लगता है पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने स्टेट का विषय, तो बहुत सारे प्रधानमंत्री लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय करके बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन ये पीड़ा जनता को हुई और इतनी पीड़ा प्रधानमंत्री जी को भी हुई। संसद का जब सत्र शुरू हुआ, उसी वक्त उन्होंने ये विषय भी कहा और कहा कि सख्त की सख्त सज़ा इन सब पीड़ितों को, जिन्होंने तकलीफ दी, उनको ज़रूर होगी। और मैं कल से कह रही हूँ कि मणिपुर सरकार पूरी तरह जो हो सके, मतलब उसके लिए साम दाम दंड भेद हो सके, हमारी बेटियों को जिसने इज्जत उतारी है उनकी, और जिस प्रकार से वीडियो हमने, ये दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो इतना विचलित करता है, मैं खुद माँ हूँ, हम जो हो सके वो करेंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि जो मणिपुर में हुआ है, वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है, पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार कर रही है, उनको भी एक प्रकार का उदाहरण दिखाएंगे कि बेटियों पे आप ऐसी नज़र नहीं दे सकते, कभी नहीं। लेकिन ये वारदात 2.5 महीने पुरानी है और उसकी तस्वीर आई केवल। अब लोग कह रहे हैं कि भाई 2.5 महीने के अंदर किसी को पता नहीं था क्या हुआ है वहाँ पर। आज वो कल्प्रिट भी तब पकड़े जाते हैं, उनमें से भी 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं, जब वीडियो सामने आ जाता है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं। 4 हो गए। मैं ये नहीं कहूँगी 4 हुए 10 हुए। देखिए, मणिपुर की अभी स्थिति जो चल रही है हम सब जानते हैं। मणिपुर की स्थिति किस रूप से, उसका इतिहास क्या है। मणिपुर को लेके मैं जब पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहती हूँ, पहली बार पूर्वोत्तर राज्य भारत के मैप पे इकट्ठे दिखाई देते हैं। आप जानते होंगे, फिर से आप कहेंगे 60 साल पुराना आप क्यों कहती है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य कभी भी भारत का हिस्सा नहीं होते थे। कांग्रेस ने इस रूप से डिवाइड एंड रूल किया था पूर्वोत्तर राज्यों में कि पूर्वोत्तर राज्यों में कभी विकास नहीं हुआ, हर छोटे वहाँ के समुदाय हैं उनकी कभी इज्जत नहीं रखी गई और हर वक्त पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग थलग रखा गया। मुझे लगता है जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तभी पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के साथ जोड़ा। और आज पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखेंगे, जब मणिपुर में पहले कानून नहीं था, वहाँ पे दिक्कत इतनी होती थी, वहाँ की महिलाओं को तकलीफ़ होती थी, कभी मुझे मुंबई में पता नहीं होता था मणिपुर में क्या हो रहा है। आज मणिपुर भारत का एक हिस्सा है, इसका गर्व भी होता है कि मणिपुर अच्छे रूप से काम कर रहा है। लेकिन पीछे का इतिहास मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि इतिहास ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इतिहास इंटरनेशनल ताकतों से जुड़ा हुआ है, इतिहास वहाँ का समुदायों में लड़ाई कराने का भी इतिहास है। और वो इतिहास इसीलिए है क्योंकि डिवाइड एंड रूल जो एक कॉन्स्पिरेसी के रूप से कुछ यहाँ की हमारी पार्टियाँ कर रही है और कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के रूप से इसको कर रही है, इससे मणिपुर जल रहा है। लेकिन जो कुछ है हमारी जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही है जिम्मेदारी लेने की और जिम्मेदारी के रूप से उस बयान को आगे ले जाने के लिए। गृह मंत्री वहाँ पे गए, समुदायों से बात की। और आप जानते होंगे, मतलब आप पत्रकार हैं, आपके पास इतना गाढ़ा अनुभव है, ये जो समाज है, मैं नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि एक समाज या 2 समाज के हिसाब से हमें बात नहीं करें, हम सब भारतीय हैं, लेकिन इन 2 समाजों की जो लड़ाई शुरू हुई, कोर्ट का जो फैसला हुआ जो हमारे हाथ में नहीं था, एक बार समाजों में जब एक प्रकार का गुस्सा निर्माण होता है, दुख इस बात का लगता है समाज में एक महिला करके कि हर वक्त पुरुषों की लड़ाइयों में सदियों से महिला एक पॉन करके या उसका एक आप शतरंज में जैसे हिस्सा करके आप उसको खेलते हैं, आप उसको क्यों ऐसा इस्तेमाल करते हैं महिलाओं को। तो ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। लेकिन जब फिर से हम लॉ एंड ऑर्डर में वापस आते हैं तो बिल्कुल मणिपुर सरकार, समय क्यों लगा, 4 से 5 हज़ार FIRs हैं आज मणिपुर में,
इतनी सारी दिक्कतें हैं, किस समाज पे, किस महिलाओं पे किधर क्या अत्याचार हुए, किसके घर जले। मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जब 1992 में श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पे काम शुरू हुआ था, या कहीं पे भी दंगों का या जब समाजों में लड़ाइयों का जब काम शुरू होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। हज़ारों रिपोर्ट्स निकलती हैं, हज़ारों एफआईआर होती है, आपको लोगों को, और आप जानते हैं कि मणिपुर का हिस्सा कैसे है। वो हिस्सा निचला भी हिस्सा है, आपको पहाड़ों पे भी जाना पड़ता है। इट बिकम्स ठीक है, नहीं देखिए, इस पे कोर्ट की रूलिंग से हुआ, इस पे पूरी तरह मैं बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं मैं जिम्मेदाराना रूप से कह स्वीकार रही करने हूँ। के लिए भी तैयार हूं। उसमें सच्चाई भी, ये भी सच है कि जिस तरीके से पिछले 9 साल में इस सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मेन स्ट्रीम इंडिया के नजदीक लाने की कोशिश की, वो भी दिखाई देता है। लेकिन आज विपक्ष ये कह रहा है कि 2.5 महीने में प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में इतनी देर लगी। उनको आरोप यह है कि आपकी सरकार ने वो सजगता नहीं दिखाई। नहीं, विपक्ष ने तो कभी नॉर्थ ईस्ट भारत को दिखाया नहीं, सबसे पहले ये एक बात है। ये कांग्रेस, मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस ही विपक्ष है, और जिस प्रकार से खेल अभी कांग्रेस खेल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती। कांग्रेस, मैं कह रही हूँ, मणिपुर के लिए नहीं उनको तकलीफ हो रही है। जब तक उनके राजकुमार राहुल गांधी जब तक पार्लियामेंट में वापस नहीं आएंगे ना, ये पार्लियामेंट में भी चलने नहीं देंगे। आप इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी देखिए। फिर से एक बार कह रही हूँ, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, जिम्मेदारी हमारी है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अफसरों ने क्या किया, किसकी जिम्मेदारी थी, इनएफिशिएंसी थी या उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थी, उसके लिए हमें पूरी तरह तैयार है। सिर्फ और हम अफसर, बिल्कुल निर्णय मुख्यमंत्री क्यों लेंगे। नहीं? ये मांगे मुख्यमंत्री को हटाएं। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, जो निर्णय सरकार के बारे में जो लेना चाहिए पार्टी लेगी, वो लेगी। लेकिन अभी इस्तीफा ज़रूरी है या किसी को पकड़ना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर इज़ इंटैक्ट। हमारी मणिपुर की जनता सेफ है, सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी की बात है। और आप सुनिश्चित करेंगे? ये बिल्कुल सुनिश्चित खुद प्रधानमंत्री जी ने अभी किया। अब आपने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो गए वहां पर। कांग्रेस ही पूछ रहे हैं ना कि भाई राहुल गांधी जा सकते हैं तो बिल्कुल, पॉलिटिकल टूरिज्म तो राहुल गांधी जी का एक बहुत फेवरेट पास टाइम है, पॉलिटिकल टूरिज्म। इट्स नॉट पॉलिटिकल वर्क, पॉलिटिकल टूरिज्म। और मैं बहुत दावे से इसलिए कह रही हूँ और सोच के कह रही हूँ कि जब मणिपुर के डीजीपी उनको कहते हैं कि ऐसी जगहों पे ना जाए जो संवेदनशील जगह हैं, आज मणिपुर जल रहा है और इसके बहुत बड़े रिपल इफेक्ट आने वाले महीनों में होंगे, तो आप क्यों गए? ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं था आपका, ये आपके ड्रामेबाजी नहीं थी। आपको इतना करना था तो आपने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए थी। उनकी पार्टी कह रही है हम तो उनके लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने गए हैं, कौन वो सा रिलीफ कैंप्स में भी गए हैं। रिलीफ कैंप पे किसको कितने पैसे दिए आपको पता है? खुद गृह मंत्री 29 मई से लेके 2 तारीख तक हर समाज से मिले, महिलाओं से मिले, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। अच्छे डॉक्टर वहाँ तक पहुँचे, व्यवस्था वहाँ तक पहुँची। पिछली बार जब आप जानते हैं आयरन शर्मिला के समय पे मणिपुर में रास्ता नहीं था मणिपुर तक पहुँचने का, किसी को दवाई या कुछ खाना वाना पहुँचाना है तो आज मणिपुर तक हम पहुँच रहे हैं। मणिपुर के लोगों को जिस प्रकार से सजग जो ज़रूरत थी वो कर रहे हैं। सरकार जो कर सकती थी और करना चाहिए वो हम पूरा करेंगे, हम इससे कभी भी पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन पॉलिटिकल टूरिज्म को कभी एंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा, आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी जब तक दोबारा सांसद नहीं बन जाएंगे उनकी पार्टी संसद भी नहीं चलने देगी। संसद तो नहीं चल रही, बात सही है, वो आपको जिम्मेदार मानते हैं। नहीं, हमको कैसे जिम्मेदार मानेंगे? सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है चलाना। आप चर्चा नहीं चाहते मणिपुर पर बात हो जाए? आदरणीय रक्षा मंत्री जब खड़े हुए, राजनाथ जी ने कहा आप चिल्ला क्यों रहे हैं, चलो चर्चा शुरू करते हैं। नहीं, राजनाथ जी ने कहा कि रक्षा मंत्री खुद, मैं कह रहा हूँ, हमें चर्चा करनी चाहिए। तो फिर आपने तमाशा करके बड़े बड़े प्लाकार्ड करके क्यों चिल्ला रहे थे? तो आपका कहने का मतलब क्या था? और ये इस बार का सत्र नहीं है। मैं आपको कहना चाहती हूँ पिछले 8 से 10 सत्रों के पहले कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जानबूझ के लाई जाती है। वो कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, वो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो सकती है, किसी का अभ्यास भारत पे हो सकता है कि विदेश से आया हुआ, या कोई भारत का नेता भारत के नाम पे विदेश में जाके भारत की छवि खराब कर सकता है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे भी कभी अभ्यास होना चाहिए। आपकी पार्टी तो कह रही है, ये कल से कह रही है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले क्यों आता है। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये वीडियो भी क्यों आया है एक दिन पहले सेशन से। देखिए, सवाल है वीडियो क्यों आया है, लेकिन मैं फिर से इसको बाजू में करूंगी वीडियो, क्योंकि हमारी बहनों पे अत्याचार हुआ है। तो वीडियो का समय बिल्कुल, इस पे कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट आज वो होनी चाहिए क्या? नहीं।
आज हमारी बेटियों की इज्जत ज़रूरी है, और वही भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन आने वाले समय में, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं मीडिया के मेरे दोस्तों को भी कहना चाहती हूँ, ज़रा आप भी पीछे मुड़ के देखिए, आप भी सत्रों को रिवाइंड करके देखिए। वाई दिस कम्स एज अ कॉन्स्पिरेसी समथिंग व्हेन जस्ट सत्र शुरू होने ही वाला है कि कोई विदेश में कोई नेता जाके भारत की इज्जत और उसका सम्मान खराब करते हैं। ऐसे क्यों होता है? उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, या ऐसे ही होता जा रहा है? आप कह रही हैं कि वो देश का सम्मान खराब करते हैं, वो कहते हैं मैं देश की हकीकत बता रहा हूँ। देश की हकीकत कि देश के लोग सुखी नहीं हैं, इसलिए आपकी सरकारें आती नहीं हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री आपके सपने में बन सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई में प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े युवा नेता हैं, जो 55 साल में भी युवा है, जो अच्छी बात है हमारे लिए भी, हम भी कह सकते हैं आगे आने वाले समय में, लेकिन युवा सोच तो उनमें दिखती नहीं है। इतनी पुरानी सोच को लेके पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी चल रही है। और भारत के बारे में आपको भारत से दिक्कत है, भारत के कुछ पार्टियों से दिक्कत है, तो यहाँ पे आके बात करिए। कुछ ना कुछ संस्कार कहीं ना कहीं गलत होंगे कि आप घर की लड़ाई कभी बाहर जाके हम कहते हैं? घर में समझो दिक्कत है आपको, ये मुझे घर में किसी चीज़ की दिक्कत है, तो हम घर में बैठ के सुलझाते हैं, कहीं बाहर जाके उसका डंका तो नहीं पीटते ना। तो आप अपनी देश का नाम खराब कर रहे हैं। अगर आज की दुनिया में कनेक्टेड वर्ल्ड में, इंटरनेट एज के अंदर आप connected यहाँ world में बोले फिर या आप- बाहर बोले, क्या फर्क पड़ता है? सर, कनेक्टेड वर्ल्ड में नहीं, आप किसी कॉलेज के कार्यक्रम में जाके वहाँ के प्रोफेसर्स बाहर के लोगों को कहते हैं, ये ठीक नहीं है। और ये कनेक्टेड वर्ल्ड है ना, तो ये भी दिखाइए ये कनेक्टेड वर्ल्ड में इतनी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस 9 साल में कैसे आ गई? ये कनेक्टेड वर्ल्ड में सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? यही कनेक्टेड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी क्यों है? इसलिए सोशल मीडिया में आप जितना बोलते हैं वही दिखता है जितना हम बोलते हैं। तो कहाँ लोकतंत्र पे आप सवाल उठा? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, उनके इल्जाम या कहाँ इल्जाम लगाया ये? नहीं नहीं, उनके इल्ज़ाम देखिए, उनके इल्ज़ाम तो मैं बहुत सीरियसली लेती नहीं हूँ, लेकिन बुरा ऐसे लगता है कि आपके सपने पूरे करने के लिए, मतलब घर का राजा बेटा आगे बढ़े, इसलिए कुछ भी बाकी चीज़ों की साम दाम दंड भेद छोड़ के इज्जत किसी और की रहे न रहे। सो उनके सपने पूरे करने के लिए कांग्रेस पार्टी देश की छवि खराब करे, इसकी दिक्कत है मुझे। वो कहते हैं कि आपने देश में हर संस्था को कैप्चर कर लिया है, और वो ये डर दिखाते हैं देश को कि ये अगर चलता रहा तो एक दिन लोकतंत्र खत्म होगा, इस देश में इलेक्शन होना बंद हो जाएगा। कौन सी संस्थाएं हैं ये सर? वो इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, वो सारी जांच एजेंसी जब तक उनके चुनाव वो जीतते तो इलेक्शन कमीशन करते हैं, वो जुडिशरी को उसमें शामिल। हाँ, तो मीडिया में जब उनके बारे में वाहवाही होती तभी वो क्या कहते हैं मीडिया को? हम तो आपको सवाल नहीं पूछ रहे कि आप हमें मुझे क्यों कड़े सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। फिर ये कौन से लोकतंत्र की सवाल और जवाब वो पूछ रहे हैं? आप मुझे बताइए कि जिन जिन इलेक्शन कमीशन, फिर आप चुनाव कैसे जीत रहे हो? तो इलेक्शन कमीशन आपकी साइड से हो जाएगा जब आप चुनाव जीतोगे, और जब आप चुनाव हारोगे तो इलेक्शन कमीशन झूठ है? ये तो बात नहीं है। वहाँ पे भी बैठे हुए इंसान है, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हो। आप हर कोई अफसर जो सीबीआई में हो, ईडी में हो, इलेक्शन कमीशन में हो, कहीं फला हो, आप उस अफसर की जो आपके साथ आपकी सरकार में काम कर चुके होंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल पूछ रहे। फॉरगेट बीजेपी एंड एनडीए, हाउ कैन यू क्वेश्चन इंडियाज ऑफिसर्स क्रेडिबिलिटी? मतलब आपकी सोच कितनी गंदी हो सकती है? इसका दुख होता है मुझे जब युवा राजनीति की ओर देखते हैं और ये ऐसे सवालों पे हम डिबेट करते हैं। नहीं, वो कह रहे थे टाइड इज टर्निंग नाउ, अब वक्त बदल रहा है। हिमाचल ने दिखाया, अब कर्नाटक ने दिखाया। टाइड इज टर्निंग इन व्हाट सेंस? आपके खिलाफ? हाँ, कोई खिलाफ नहीं है। देखिए, हिमाचल में मे बी अरिथमेटिकली कहीं ना कहीं हम चूक गए। चुनाव इज ऑल सम गेम, और वहाँ पे समझो आधा प्रतिशत इधर उधर हो जाए तो हिमाचल चला गया, और इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट। कभी भी गणित भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हिमाचल में हुआ। कर्नाटक में दिक्कत हुई, कहीं ना कहीं जाके कर्नाटक तमिलनाडु में कभी सरकार यहाँ और वहाँ रहती है, और जहाँ जहाँ पे गलती हुई हम ले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक कर्नाटक आप जीत गए, वो भी किसी एक नेता पे। कांग्रेस और राहुल गांधी को देख के कर्नाटक नहीं जीते हैं, वो उनके लोकल नेताओं के रूप से वो कर्नाटक जीते। इसका मतलब ये नहीं वो देश जीतेंगे। इंडिया नाम देने से भारत का सम्मान आपने तो रखा नहीं। मुझे इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना अच्छा बोलने नहीं वाला था, लगता। आपने कहा वो देश को बदनाम करते, उन्होंने देश के नाम पर गठबंधन बना लिया, नाम ही इंडिया रख दिया। हाँ, इंडिया में जब यूपीए था तो क्या इंक्लूसिव नहीं था? ये अभी इंक्लूसिव हुआ है। और यूपीए में तो सी वैसे भी साइलेंट था करप्शन का, जो 10 साल देश ने देखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ दिस INDIA। और आपने देखना चाहिए इसमें बहुत, मैंने इनकी मीटिंग देखना भी एक मजाकिया, एक एंटरटेनमेंट शो हो चुका है। 26 पार्टियाँ, वो फिल्म आपने देखी कि नहीं मुझे पता नहीं, स्पेशल 26 जी। उसमें सारे 26 अफसर बनते हैं, अफसर तो होते नहीं हैं।
अफसर के पूरे भेस में आके अपनी लूटपाट करके घर चले जाते, अपने अपने पैसे अपने पास रख देते हैं। इन 26 लोगों को देख के मुझे इस फिल्म की बड़ी याद आई। और वो कह रहे सामने 38 हैं, वो भूल जाती है बीजेपी। 38 है तो क्या है, 38 है तो मैंने ये तो नहीं कहा ना 38 के पीछे कोई नंबर नहीं है। 38 के पीछे लोग खुद एनडीए में आना चाहते हैं। और नंबर देखिए, नंबर सम गेम से बात नहीं होती। स्पेशल 26 है तो है, इसके पीछे का कारण भी है। आप देखेंगे तो स्पेशल 26 में बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं और उनको हवाई जहाज़ पकड़ना होता है। अभी ये तो हम तो अटकलें खबरें वहीं देखते हैं। वो खुश नहीं है क्योंकि उनको आपने वो क्या यूपी के जगह पे इंडिया का आपने कन्वेनर नहीं बनाया। फिर हमारी ममता दीदी आके कहती है कि इंडिया जीतेगा और मुझे ही सब कुछ दे देना। फिर वहाँ पे कांग्रेस को पता नहीं चलता क्या करना है। फिर आप देखेंगे सीताराम येचुरी और मतलब कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में। आपने केरल में देखा है एक दूसरे का गला दबाते हैं लोग, एक दूसरे को ख़त्म करने की भाषा करते हैं। मैं खुद केरल में काम कर चुकी हूँ। ममता बनर्जी जी के साथ आप इंडिया साथ में ला रही हो, जहाँ पे अधीर रंजन दादा कह रहे हैं कि ममता जी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मार रही है। मुझे ये मतलब ये कॉम्बिनेशन ही समझ नहीं पा रही हूँ मैं। और उसके बाद आप इंडिया 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 बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर उद्धव जी आके कहते हैं इसका कुछ हिंदी में भी जवाब होना चाहिए, हम मराठी लोग हैं। तो फिर कहते हैं कि इंडिया है लेकिन भारत जीतेगा। ये पहले वो अपने कन्फ्यूजन से स्पेशल 26 बाहर आए, फिर उसके बाद में ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनके सामने तो गोल क्लियर है, नरेंद्र मोदी को हराना है। किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने। इफ नॉट नरेंद्र मोदी हो, इसका जवाब मुझे दीजिए। आज कांग्रेस पार्टी, और हमने 79, 90, 91 के चुनाव में भी देखा है जब तीसरी पार्टियों की सरकारें बनी हुई थी। आपने देखा है, मेरे पिताजी का भाषण भी है प्रमोद जी का उसमें, कि ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी कैसी हुई है। सो इस मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी ने कांग्रेस ने जानबूझ के खड़ा किया था कि बाद में आके कांग्रेस अपनी सरकार करे। यू हैव सीन दैट। ये कोई इतिहास बहुत पुराना भी नहीं है और कांग्रेस वही कर रही है। आज कांग्रेस ये गेम प्लान में लगी हुई है, प्रधानमंत्री नहीं हमारा होगा, ये नहीं होगा हमारा, फला नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी सब साथ में रहें। मैं आपको दावे के साथ लिख के देती हूँ, ये स्पेशल 26 कुछ समय के बाद पहले प्रधानमंत्री की लड़ाइयों में ही अपने एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इफ़ नॉट मोदी हो, किस सवाल की जगह पे मैं कहती हूँ इट इज़ मोदी, दैट्स वाई यू ऑल आर गेटिंग टुगेदर। क्या होता है ना, कभी कभी अच्छाई के सामने बुराई भी खड़ी रहती है। इसी ज़माने में ही है ना अच्छाई और बुराई, राम और रावण, ये तो चलता ही रहता है, ये तो उसूल है। और मसरूफ से उस धर्म युद्ध के लिए भी तैयार है। और रावण आप फिगरेटिवली बोल रही है ना, या रावण जैसे विचारों के रूप से मैं कह रही हूँ। विचारों के रूप से मैं ऐसी भाषा का प्रयोग सिर्फ विचारों के रूप से कहती हूँ। और धर्म की लड़ाई है। देखिए, दिल का रावण जला दे, कहते हैं ना लोग कि आपके मन में जो रावण जैसे विचार है रावण जला दे। तो ये विचारधारा, स्पेशल 26 क्यों कहा मैंने, विचारधारा की लड़ाई है ना। जनता के लिए हम कार्य करने वाले लोग हैं और जनता की विचारधारा लेके चलते, यही आत्मविश्वास है। ये सब साथ में हैं। जैसे आप पार्टी जो कहती है इनको जेल में डालो, इनको ये करो, मैं तो ये एक्चुअली सर्कस देखना चाहती हूँ। और जनता भी देख के अपने आप को लोटपोट हो नहीं जाएगी तो मैं अपना नाम बदल दूँ। आप सर्कस कह रही हैं? बिल्कुल सर्कस कह रही हूँ, और मैं दावे के साथ सर्कस कह रही हूँ। आप देखिए आने वाले समय में, लेकिन वही उस कार्यक्रम में सर्कस हुई थी। एनडीए के बैठक में आपने कहीं देखा कुछ हुआ था? बहुत अच्छे रूप से चर्चा हुई और पार्टियां एनडीए के साथ जुड़ना चाहती हैं। हमने आमंत्रण दे न दें, वो जुड़ना चाहती है। हाँ नहीं, यही तो लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि अब बीजेपी में, और आप जिनकी तुलना वैचारिक तौर पर रावण से कर रही हैं या जिनको भ्रष्टाचारी आप कह रही हैं, क्या अंतर रह गया? अब अजीत पवार साहब की पार्टी आज एनडीए का हिस्सा है। अजीत पवार साहब के ऊपर आपकी पार्टी ने कितने इल्जाम लगाए, सब भूल गए आप लोग। अब बस चुनाव जीतना है, आपका भी यही गोल है, यही गोल उनका भी है। बिल्कुल भूले नहीं। किसने कहा हम भूले? हमने कहा है कहीं जाके कि अरे अजीत दादा हमारे साथ आ गए, हम सब भूल गए? बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं 2019 में अजीत पवार साथ में आए और शपथ ग्रहण किया उन्होंने देवेंद्र जी के साथ। और शपथ ग्रहण के बाद थोड़ा यू टर्न हो गया, उसके बाद शिंदे हमारे साथ आए। ये कोई किसी पार्टी को हमने थोड़ी डरा धमका के कहा था हमारे साथ आए। उनकी पार्टी की खुद की दिक्कतें थी। उन्होंने एमवी में काम करके एक फ्रस्ट्रेशन देखा। उस फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं लेकिन कोई और खा रहा है, जेल हमें भेजा जा रहा है। तो ये दिक्कत तो थी ना, ये खुद अजीत दादा बोल चुके, कोई हमने थोड़ी बुलवाया था उनको। और जब अजीत दादा यहाँ पे आए तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके संस्कारों का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है। और पार्टी के संस्कार, एनडीए के संस्कार और इंडिया के संस्कार में। मैम, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल में बोला अपनी स्पीच के अंदर, हर पार्टी का नाम ले लेके किस पर कितने हजार या लाख करोड़ का इल्जाम, लाखों करोड़ के घोटाले का इल्जाम है। उसमें एनसीपी का भी नाम लिया था उन्होंने। बिल्कुल एनसीपी है ना, एनसीपी में बहुत बचे ना अभी वो वाली एनसीपी में। और नाम जब बाहर आएंगे तो पता ही चलेगा ना। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी अपनी फाइल बंद करके बैठी हुई है। जो गलत है वो गलत है,
इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतांत्रिक रूप से कोई पार्टी हमारे साथ जनता के लिए काम करना चाहती है उसको हम ना कहें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इरिगेशन स्कैम सीधे अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाते थे आप। तो अजीत पवार जी पे आरोप लगाए, उन पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई है ना। तो मेरा कहना है तो आप कभी जाके सवाल पूछिए उन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या हुआ। ऐसे कुछ नहीं ना कि हम कह रहे हैं एजेंसी आपकी है, हमारी कैसी हो। सरकार की एजेंसी है। सर ये देश की एजेंसी है। फिर से आपने वही किया जो कांग्रेस कर रही है। आपने एक ऑफिसर की, एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान मैं किसी इंडिविजुअल ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं, मगर हाँ ये तो अब ऑफिसर्स बोलती हूँ। आप अगर आप ये कहती हैं कि कोई देश ये मान ले कि आज की एजेंसी पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर नहीं चलती, तो इस पर तो कौन यकीन करेगा। आपने यकीन करना चाहिए या आपने उस पर स्टिंग करना चाहिए, अपने उस पर काम करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये जो ड्रामा ऑपोजिशन निर्माण कर रही है उसके पौन आप बन रहे हैं, मीडिया बन रही है। और मैं कह रही हूँ, समझो आपको लग रहा है ये सही है गलत है, तो आपके पास तो आपकी खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, मीडिया के पत्रकार, रिपोर्टर, आइए दिखाइए हमें कहाँ गलत जा रहा है। देखिए लोकतांत्रिक रूप से हम ये सवाल आपको नहीं पूछ रहे कि कौन सी पार्टी किसके साथ जा रही है, वो काम उस रूप से कर रही है कि नहीं बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, आज एनडीए की कोई अजीत दादा हमारे साथ आए, उनका स्वागत है। 2019 में भी हमारे साथ आए थे, उनमें इन्वेस्टिगेशन चल भी रही थी, तभी उन्होंने यू टर्न लिया इसलिए हमने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई क्या? बिल्कुल नहीं। वो खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने शरद पवार जी को कहा था और ये खत लिखा था उन्होंने पूरी पार्टी में। आज जो पवार साहब के साथ 3-4 लोग हैं वो भी इसको मान चुके हैं कि हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए। अभी उनके परिवार का या पार्टी का कुछ इमोशनल ड्रामा हुआ, उसमें क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहती। नहीं, आरोप तो आप पर है ना कि आप पार्टियां तोड़ती हैं। आप समझना, आपकी पार्टी, सॉरी कि शिवसेना को आपने तोड़ा, उद्धव ठाकरे से अलग आप लोगों ने कराया शिंदे साहब को। तो कैसे तोड़ा? हथौड़ा लेके गए थे हम लोग? नहीं, हथौड़ा लेके नहीं गए, लेकिन जहाज दिया था। जहाज उनको देने से क्या होता है? गुजरात भी ले जाते थे, फिर वहां से आसाम भी लेके गए किधर थे। लिखा हुआ था कि हमने जहाज दिया है? देखिए कोई किसी को ना, ये बड़े बड़े नेता हैं और कभी भी हर चीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबली बोलना बहुत ज़रूरी है। जब 40 एमएलए साथ में मिलकर निकलते हैं, आपको ऐसे लगता है कोई किस पे इतना कंट्रोल कर सकता है? इस लोकतंत्र में इतना आपका विश्वास टूट गया है? ये सरकारें दिखता क्यों नहीं है? मतलब एकदम से ऐसे दिखता है सालों साल चलने वाली अंदर की आग, जो शिवसेना भी चल रही थी और वो राष्ट्रवादी में भी चल रही थी। आपने अजीत पवार जी का भाषण देखना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से भाषण करके कहा कि 1999 से मुझे उप मुख्यमंत्री रखा जब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था, और वहाँ से अब तक क्या प्रवास हुआ, कितने काम मुझे करने दिए, कितने काम कोई और कर रहा था, ये आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस रूप से। देखिए भाजपा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये उनकी अंदर की आग, दिक्कत, परिवारवाद के रूप से परिवार में लड़ाई, परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों को ही देने वाली ताकत, और बाकी जैसे शिंदे जी हैं, मेहनत सालों साल करते आ रहे हैं पार्टी की, ये सोल्जर थे बाला साहब के। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अगर एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना ही था तो उद्धव ठाकरे क्या बुरे थे? उद्धव ठाकरे यही तो मांग रहे थे जो आपने शिंदे साहब को दिया। उद्धव ठाकरे ने मांगा नहीं था। देखिए फिर से एक बार, उस बैठक में जब उद्धव जी, और मैं ये भाषणों में बोल चुकी हूँ, उद्धव जी हर वक्त एक ही चीज़ का डंका पीटते हैं कि 50%। जब 2019 में 50%, चलो उद्धव जी का माना, उस बैठक में कौन था? उद्धव जी, उनके बेटे आदित्य जी और गृह मंत्री जी, तभी वो पार्टी के अध्यक्ष थे, अभी के गृह मंत्री, और अमित भाई तभी पार्टी के अध्यक्ष थे। वो बैठे थे, अलेजली इन तीनों में चर्चा हुई। चलो चर्चा हुई, मान लिया उद्धव जी की बात सब सच है और अमित भाई तो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम ठीक नहीं बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। फिर 2019 में सरकार आने से पहले मेयर की चुनाव हुआ था। समझो आपने कहा है कि ऊपर से नीचे तक 50% पक्का हो गया था, एकदम स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया था, तो आपने भाजपा का मेयर 2.5 साल के लिए क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब अब तक शिवसेना ने मुझे नहीं दिया। अक्टूबर में ही ये बात हुई थी, सरकार आने से पहले, चुनाव के बाद। तो देखिए क्या होता है, ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है, एक दिन की टीआरपी भी मिल जाती है, लेकिन सच्चाई तो कभी ना कभी बाहर आती है, मुद्दों के साथ बाहर आती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई और ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं था, खुद अमित भाई बोल चुके हैं। उसकी बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब बैठे हुए थे और ऐसी कोई बात नहीं निकली थी कि 50% ऊपर से नीचे तक। आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से बोलने से झूठ सच निकलता है और सच अपने आप को खामोश रखता है, कभी कभी वो भी गलत है। चलिए, शिंदे साहब आ गए, उद्धव जी ने
मान नहीं रखा गठबंधन का, शिंदे जी अलग हो गए, वो आपके साथ आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। फिर बीजेपी को ये लगा, ये चर्चाएं ये जो चली आपने भी देखी होंगी कि लगने लगा कि नहीं, सिर्फ शिंदे साहब के आने से काम नहीं बन पाएगा, विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, हमें एक स्तंभ और चाहिए गठबंधन के अंदर, एक और पार्टी की जरूरत पड़ेगी। वो कौन? वो एनसीपी। तो फिर शरद साहब की पार्टी, पवार साहब की पार्टी का फिर जिक्र हुआ। मतलब अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है क्या बीजेपी? शिंदे साहब के आने से भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि हमारा बहुमत आ जाएगा विधानसभा में या लोकसभा में, हम 19 को रिपीट कर पाएंगे? ओके, आप उल्टा सोचिए, हमारे कॉन्फिडेंस को आप छोड़ दीजिए। आप इतने एमवीए जो हमारे सामने खड़ी थी, लड़ रही थी, उनका कॉन्फिडेंस कितना हिला हुआ है आपने कभी देखा है? वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट थे, वो जानते थे कि जनता भाजपा के साथ जाएगी, आदरणीय मोदी जी के साथ जाएगी, हमें काम करना ज़रूरी है। अभी काम का ही हिसाब जनता लेती है। जनता अभी आप जाति, प्रजाति और धर्म के रूप से बांटोगे तो आपको वोट नहीं देगी। मेरा काम करके दिखाओ, मोदी जी ने सिखाया हमें, भाजपा की सरकार ने सिखाया। समझो ये वो सीखे हुए हैं और वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और सीखने के साथ हमारे साथ आए। ऐसे नहीं लगता आपको? हर वक्त उल्टा ही क्यों सोचते हैं हम? भाजपा तो तैयार है। देखिए, भाजपा 2 से अब तक 303 तक पहुंची है। मैं बचपन से देखती हूँ, मैं भाजपा के साथ पैदा हुई हूँ, तभी भी हम 1980 में उतने ही कॉन्फिडेंट थे। मैंने देखा है, घर में सब होता था, और आज भी उतने। तो आप कह रहे हैं शिंदे जी हो या अजीत पवार हो, वो विनिंग साइड की तरफ आना चाहते हैं, इसलिए वो आए। देखिए, फिर से आप उसको घुमा रहे कि विनिंग साइड। मे बी वो ये अपने आप की घुटन सहन नहीं कर पा रहे थे। वो जानते थे कि अच्छा काम करना, जनता के साथ जाना, आज हमें कॉन्फिडेंटली पार्टी छोड़ के साथ में चलना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस चाहते थे। मुझे लगता है वो थक गए थे एक दबाव से, और आप उनके पूरे भाषणों से, इंटरव्यू से देखिए, इसमें भाजपा को कोई संबंध ही नहीं है। पार्टी में परिवारवाद के रूप से लड़ाई, उसके बाद एक फेवरेटिज्म, इन सब लड़ाई में वो अपनी अपनी सूरत में मर रहे थे। तो मैं आपको फिर से उल्टा कह रही हूँ, भाजपा कॉन्फिडेंट है। भाजपा हर वक्त कॉन्फिडेंट रहती है क्योंकि हम जनता के साथ जाते हैं। गलत है तो कहते हैं गलत है और गलती सुधारेंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए था वो हमारे साथ हैं, ये मुझे थोड़ा। अच्छा ठीक है, अब पवार साहब ये कह चुके हैं कि मैं 3 महीने में सब पहले जैसा करूंगा, मैं पार्टी खड़ी करूंगा दोबारा। और बहुत से लोग मानते हैं आपकी तो कर्म भूमि है महाराष्ट्र की, मे बी ही हैज अ लास्ट फाइट लेफ्ट इन हिम। पवार साहब बीजेपी की पिच खराब कर सकते हैं। ही इज़ द लास्ट लेजेंड ऑफ महाराष्ट्र। ऐसे कहने से मुझे कोई 2 मिनट भी ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ। बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं महाराष्ट्र के, उनका सम्मान हम सब करते हैं और सम्मान होना भी चाहिए। इतने साल सबसे युवा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो थे। अभी मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगी वो मुख्यमंत्री कैसे बने, क्योंकि ये इतिहास का भाग है, इतिहास में रहने दीजिए। बट वर्तमान में जब आप देखते हैं कि इतिहास में जो हुआ वही वर्तमान में हम देखते हैं, और राजनीति में जब खेली जाती है तो समझो आपने बॉल दिया है तो किसी ने छक्का मारे तो उसको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है ना आपको। हर वक्त आपकी बॉलिंग पे कोई बोल्ड होता जा रहा है सालों साल, उसका मतलब ये नहीं, कभी कभी बॉलर भी थक जाता है और कभी कभी एक अच्छा बैट्समैन भी आ जाता है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ। बहुत दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय नेता, महाराष्ट्र के नेता, सालों साल मुख्यमंत्री रहे, तो उनकी जो पारी है वो लड़े। मतलब इसके बारे में मैं क्या कहूँगी, मैं बहुत छोटी हूँ। अच्छा, एक मुद्दा लेकिन जो देश की राजनीति में चल रहा है इस वक्त वो ये है, वो है यूसीसी का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। और प्रधानमंत्री ने चूंकि इसका जिक्र किया कि इसका समय आ गया है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, तो लोग ये मान रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव से पहले भाजपा इस पर आगे बढ़ेगी। यूसीसी देश हित में है, देश के लिए जरूरी है, आना चाहिए, जल्द आना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी को हमारे सामने रखा, उसमें छोटी छोटी अटकलों पे भी डिस्कशन होता गया। फिर माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी का क्वेश्चन करें, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का क्वेश्चन करें। नहीं, यूसीसी ये है कि भारत में हर किसी को वही समान कायदा होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स या माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करना बंद करना चाहिए। भारत को जिस रूप से पूरा विश्व देख रहा है, आज हम 2014 से पहले फ्रेजाइल 5 इकॉनमी से जाके आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुए हैं। हमने जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया उनको भी पीछे छोड़ के इंग्लैंड को हम आगे बढ़े हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी को जिस रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति जिस रूप से उनका स्वागत करते हैं, रूस के राष्ट्रपति हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, जिस प्रकार से भारत को सीरियसली नहीं, भारत को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। भारत एक ब्राइट स्पॉट इस विश्व में बन रहा है। और 2047 में जब हम 100 साल भारत के हमारी आज़ादी के मनाएंगे, तभी टॉप 3 में तो भारत बिल्कुल आएगा। तो जब भारत इस रूप से बड़ा बन रहा है तो भारत को और मजबूत अंदर से भी होना बहुत ज़रूरी है।
फिर ये जो राजनीति होती है डिवाइड एंड रूल की, वो भी बंद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई चाहता ना, कोई कभी कहता है मैं इस घर से आया तो मेरी गलती है कि, या मैं उस घर से हूँ तो मेरी बढ़ाई होनी चाहिए। एवरीथिंग हैज़ टू बी इक्वल एंड दैट इक्वालिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो उसके लिए ये कानून आना तो चाहिए। वो कब आएगा वो तो सरकार तय करेगी। नहीं, ठीक है, लेकिन आपने भी कहा कि बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। जो इसके हक में नहीं है ओसीसी के, वो कहते हैं भारत की खूबी डाइवर्सिटी भी है, उसको ना भूलें, और ये कानून आएगा वो उस डाइवर्सिटी पर चोट करेगा। नहीं सर, देखिए कानून जब आता है ना, वहाँ पे हर वक्त बहुत सारे उसमें लॉग्स आते हैं कि 1A 1B, यहाँ पे हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे ये एग्जम्पशन दे सकते हैं, समझो पहाड़ी राज्यों में ये हो रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, एक समानता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसका अभ्यास भी ज़रूर होगा। अभी तो अभ्यास शुरू हुआ है, हमने लोगों से सजेशन ऑब्जेक्शन अभी कल परसों ही ख़त्म हुए मांगे हैं, तो रुकिए तो सही। मेरा क्या कहना है, जो देखा नहीं सुना नहीं कुछ किया नहीं, उस पर सिर्फ बवाल करने से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तो रुक जाऊंगा। अब जैसे ओवैसी साहब है, और वो रेलेवेंट इसलिए इस चर्चा में क्योंकि उनका एक सांसद आपकी स्टेट से है। हाँ है, वो इसलिए है क्योंकि अभी वो भी मुझे देखना है, जब शिवसेना के साथ ये सारे सब साथ में मिल रहे हैं, उनके सांसद का भी क्या होगा महाराष्ट्र। उनका कहना ये है कि ये बिल ये डॉग विसल है और ये केवल मुसलमानों के लिए ही आ रहा है, एक किस्म से मुसलमानों को सजा देने के लिए ही इस यूसीसी सर, को इन्होंने लाया वो जा रहा है। ट्रिपल तलाक पे भी यही बोला है। उनके बाद मैंने भी भाषण किया था। मुझे दुख इस बात का है, और मैं उनको अच्छा मानती हूँ, इज़ अ बैरिस्टर, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही समुदाय के लिए बोलते हैं। कभी वो तो इक्वालिटी के लिए बात करें। मेरी दिक्कत यही है उनसे, और ऐसी कोई बहुत पर्सनल दिक्कत उनसे नहीं है। वो एक बहुत अच्छे हमारे सांसद हैं, अच्छे से बोलते हैं, लेकिन जो बोलना है इसलिए बरगलाना नहीं होता ना, कि आप एक समुदाय के नेता क्यों हो भाई। आपको तो वोट हैदराबाद में हर किसी ने किया है, तो आप एक समुदाय की जगह पे हर समुदाय को साथ में लेके क्यों नहीं बात कर सकते। आप मुद्दों पे बात करिए ना। आइए, जब सभा पटल पे आएंगे तो हम भी आपको बताएंगे, आप भी हमें बताएं। लेकिन हर चीज़ को न कागज़ हाथ में है, न क्या बना हुआ है, उसमें क्या रूल मुद्दे कानून आएंगे, अब तक कुछ उस पर इतनी चर्चा शुरू नहीं हुई है। तो उस पर पहले से इतना, देखिए कॉन्फिडेंट आदमी है ना, वो इतना टेंशन नहीं लेता कि वो सही कर रहा है। जिसको पता है सब झूठ है और झूठ पे ही उसका बाज़ार चलता है, उसको बहुत एंग्जाइटी होती है। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, रिलैक्स, आने तो दीजिए, देखते हैं। अच्छा, आखिर में 2019 में महाराष्ट्र था 41 आउट ऑफ 48, 41-48 में से, और देश में 303 बीजेपी। महाराष्ट्र भी रिपीट हो सकता है और 303 भी पार हो सकता है। आपने तो इस पर 350 का अपने आपको टारगेट दिया है। टारगेट कुछ नहीं दिया है, टारगेट जनता ने हमें दिया है। मैं आपको ये कहती हूँ, जनता भाजपा को और मोदी जी को वापस लाना चाहती है। देखिए, मैं भी प्रवास करती हूँ, मैं सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में युवा मोर्चा में थी, सब जगह घूमी, नॉर्थ ईस्ट लेके दक्षिण कश्मीर, सब जगह गई हूँ। जनता का कॉन्फिडेंस भाजपा में और मोदी जी में बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़रूरी है इस समय पे वो देखना। और हमें टारगेट ज़रूरी नहीं, हमें जनता का काम करने का टारगेट बहुत ज़रूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में 48 में जो मुझे लगता है 45 तो बहुत ईजीली आ जाएंगे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भी स्थिति है। और ये नंबर मैं ऐसे नहीं फेंक रही हूँ, नंबर आपको सीधा दे रही हूँ। और इस नंबर में मुंबई की सारी सीटें होंगी, महाराष्ट्र की बहुतांश सीटें होंगी। 3 सीटें इसलिए मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे गणित में देखा जाएगा कि बचे हुए यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, किसका कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। सामने वाले इंडिया वाले भी हर किसी को कितने कौन से टांग कहाँ खींचेंगे, तो उसका भी गणित ज़रूरी है देखने के लिए। लेकिन जनता 3 आप उन्होंने कॉन्सोलेशन में दे रही हैं, 3 सीटें। मैं गणित पे दे रही हूँ, गणित पे, मैं इमोशन पे नहीं दे रही हूँ, गणित पे दे रही हूँ, कहीं गलती से छूट न जाए। लेकिन 48 पे कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, ये कॉन्फिडेंस जनता का भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन 303 के पार तो हम इस बार होंगे, और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये जनता का आत्मविश्वास हम पे है। बहुत शुक्रिया पूनम महाजन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।